KFC सील किया था आई थिंक, और उसके बाद लेयर्स बेकरी भी आपने सील की थी। KFC के जो फिले है उसमें से एक स्टील वायर से निकली है। बीइंग मदर ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल चाइल्ड हु वाज लेफ्ट बिहाइंड एट होम, तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। मेरे फादर ने ये कहा था कि बैचलर्स कर लो, कोई भी बैचलर्स कर लो अपनी मर्जी का, लेकिन उसके बाद CSS लेना। आई रियली वांटेड टू डू समथिंग व्हिच मेक्स माय फादर प्राउड। CSS किन लोगों को नहीं करना चाहिए? अकेडमी ज्वाइन करना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि आप जो है अपनी आंसर्स वगैरह चेक करा सकते हो। स्टेक होल्डर्स और उनके अपने इन्फ्लुएंस हैं, फिर उनको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो लोग चाहिए जो उनकी बात मानते हो। आग लगी थी तो मुझे 12 बजे के करीब जाना पड़ा था और मैं 2-2:30 के या डेंगू के 4 केसेस आ गए, उसकी रिस्पॉन्सिबल AC होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट सैयद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक चार्मिंग और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हैं, आ रोल मॉडल फॉर आवर यूथ स्पेशली वुमेन। कंदील फातिमा मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी कैंट। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा कंदील, पॉडकास्ट का स्टार्ट करते हैं कि आपको भी पता है कि ये मेल डोमिनेंट हमारी सोसाइटी है, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो हाउ टफ वाज योर जर्नी बीइंग एन असिस्टेंट कमिश्नर इन दिस मेल डोमिनेंट सोसाइटी? अच्छा, नॉर्मली जो लोगों को नज़र आ रहा होता है ना, वो नज़र आ रहा होता है जो सामने हम अब है, बट द स्ट्रगल बिहाइंड इट इज़ समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट। फॉर मी गर्ल्स फर्स्ट लव इज़ अ फादर, तो जो जिस तरह उनके फादर्स को द वे ही ट्रीट्स हर इज़ हाउ शी विल सी द एंटायर वर्ल्ड। फॉर मी माई फादर हैज़ बिन वेरी वेरी सपोर्टिव, और ना सिर्फ एजुकेशन के मामले में, लेकिन ही really made sure that I can pursue my dreams. I can do whatever I want to without feeling any cage, without feeling being caged or without feeling any hesitance. तो मेरे इस फादर का भी ये ड्रीम था कि मैं CSS दूँ। जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली, उसके बाद आई गॉट मैरिड इन 2015 and I remember the days in 2016 when I gave this exam. I wasn't really well prepared, बस 4-5 months की preparation करके, और I sat for the exam. जब एग्ज़ाम देकर आई, it was a very, it's a very very टायरसम प्रोसेस कि आपने ना सिर्फ पढ़ना है, लेकिन आपने अकेडमीज़ भी ज्वाइन करनी है और अपने सारी चीज़ वो करके उसके बाद फिर एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग वाली शिफ्ट होती है, और फिर कंसेक्यूटिव एग्ज़ाम्स होते हैं विदाउट एनी ब्रेक। ये सब करके व्हेन आई गॉट द रिजल्ट्स, सो आई फाउंड आउट कि आई हैड फेल्ड। तो दैट वाज अ टेरेबल टाइम फॉर मी कि आप इतना तो अक्सर लोग कहते हैं इस चीज़ में रेस हत्या तो वैसे बिग डील इतनी नहीं होती, लेकिन आपको बहुत बिग डील लग रही है। बहुत ज़्यादा से मैंने फॉर मेल पर्सपेक्टिव में आपको बता सकता हूँ, तो मेल तो दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। मेल के होता है कोई नहीं, 2 और अटेम्प्ट है। तो मुझे बहुत लगा कि बिकॉज बहुत फील हुआ, बिकॉज आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट in my university, so it was a very big shock for me to have failed an exam, which for me was just an exam कि मतलब how bad could that be कि उन्होंने मुझे fail कर दिया। So I was very disheartened कि अब मैंने नहीं करना। But then again, my husband, my father-in-law, all of them encouraged me, or I'm very blessed to have them around me, because normally हम जो देखते हैं ना, तो men do not let their wives or daughters get in front of them or go ahead of them, because somehow they have this complex कि शायद अगर लड़की ज़्यादा कर लेगी तो शायद हमें नहीं पूछेगी या कुछ भी। तो एक वो चीज़ होती है कि हम परमिशन दें नहीं दें कि ये करे, और वो उसी में ना वो लड़कियां बेचारी अटकी होती हैं कि हमें इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे आई हैव लवली मैन अराउंड मी, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड देन आई सैट फॉर द एग्ज़ाम इन द नेक्स्ट ईयर 2017 में। when I cleared it, when I found out that I had cleared it, I had a daughter. She was only 8 days old.
तो and I was, after all the delivery and everything, or baby, you don't know how exactly to take care of your baby. So I was so tired, I was sleeping. I didn't even care कि उस दिन the result आएगा. All I cared about was to have a good sleep. So I was sleeping when my husband called me and told me that I had cleared it. तो पहले तो नींद में मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है. But then I realized कि नहीं, I had cleared it. तो उसके बाद for 1 year there was a process of going through interviews और आपका medical examination होता है सब चीज़. उसके 1 साल के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है. जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो my daughter had turned 1 by that time, and then I had to leave her behind and I had to go to the academy. तो वहाँ पे भी it's not an academy, it's like a training center. तो ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको जो होता है ना, अपना एक मार्क बनाना होता है. यू हैव टू बी गुड एट स्पोर्ट्स, यू हैव टू बी गुड एट every activity that is going on. तो वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, बिकॉज being mother of a child, of a very very small child who was left behind at home, so it was a very tough time for me. After clearing all that, when I joined the service as an assistant commissioner, the reality hit me like anything. People weren't really ready to accept us women in the field. It was so difficult that I even, people were even saying कि we will not take orders from a woman because it's, और जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई भी थी वो एक रूरल तहसील है. तो ओवरऑल भी ना, it was a different thing for me कि उनको मनवाना कि मैं आपको डायरेक्ट कर सकती हूँ और मेरे पास अथॉरिटी है और मैंने पढ़ा है और मेरे पास अथॉरिटी के अलावा मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं आपको चीज़ें बता सकती हूँ. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी. मतलब जो आपके बिग बॉसेस होते हैं वो आपको डिक्टेट करते हैं कि फीमेल का तो इतना इशू नहीं है, ये मतलब क्या सिखाएंगी हमें, तो ये एक इशू है यहाँ पे. दैट्स ट्रू. और बॉसेस मोस्टली, इवन हमारी सर्विस में भी बहुत ही इशू है कि बॉसेस आर नॉट रेडी टू टेक वुमेन एसीज अंडर देम. बहुत कम बॉसेस होते हैं वो आर वेरी सपोर्टिव और वो बहुत आपको जो है वो अच्छे से रखेंगे. दे विल मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल. वरना दे विल नॉट वांट अ फीमेल एसी, दे विल ऑलवेज वांट अ मेल काउंटर पार्ट, ताकि उनको ये हो कि नहीं, हम उसके साथ जो है वो जिस तरह चाहे ट्रीट कर सकते हैं. फीमेल एसीज को उनको लगता है, काफ़ी सारे बॉसेस को, थैंकफुली नॉट माइन है, तो उनको ये लगता है कि ये अगर लड़की है तो शायद शी इज़ नॉट गुड इनफ. तो हाउ यू कॉप अप विद सच थिंग्स के जब आप नई आई होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए सब चीज़ें नई होंगी. तो असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब वैसे भी भाग दौड़ वाली जॉब है और आपको रोज़ 100-200 लोगों को फेस करना पड़ता है, और ऊपर से जब आपके बॉस भी आपको ऑर्डर्स दे रहे हो, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? Honestly, it was getting toll on my mental health as well क्योंकि आपको बहुत इंटायरली डिफरेंट उस चीज़ में आ जाते हो ना. आप एकेडमिक्स और ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, और जो आपको प्रैक्टिकली आपको दिख रहा होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है. तो वो तो थिंग्स हैड गॉटन दे हैड स्टार्टेड अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ, और मुझे बड़ा उससे इश्यूज़ होने लग गए थे कि ये मैं किस तरह चीज़ें मैनेज करूँगी. बिकॉज आपके सुपीरियर सारे मेल हैं, आपके सबऑर्डिनेट सारे मेल हैं, आपका दफ्तर पूरा एक मेल डोमिनेंट दफ्तर है, यू द ओनली लेडी सिटिंग देयर. तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था कि मैं टू पुल ऑल द रोप्स एंड टू कीप देम इन माई हैंड, कि मुझे किस रोप को किस वक्त छेड़ना है, किस रोप को किस हद तक जो है वो इलास्टिसिटी देनी है. तो पहले थोड़ा सा मुश्किल था. But then my husband really helped me throughout the process. I used to discuss things with him कि मैंने किस तरह क्या करूँ अब अगर ये मैटर आ गया है. तो obviously फील्ड की चीज़ें तो मुझे खुद ही करनी होती थी, बिकॉज वी हैड स्टडीड इट ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग एज वेल. लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी कि मर्दों को किस तरह मैं जो है ना कन्विंस करूँ कि काम ये करना है. बिल्कुल, यही एक कहते हैं मेरा क्वेश्चन है कि लाइक आपने CSS के एग्ज़ाम पास किया, फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू पास किया, उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग की तरफ भेजा गया. तो क्या ये एक इनफ ट्रेनिंग नहीं होती स्पेशली फॉर द फीमेल कि जब वो इस फील्ड में आए तो उसको एक ट्रेनिंग दी जाए कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है? अब सारी सी बात है, आपने अगर
आके जाके असिस्टेंट कमिश्नर लगना है, तो आपकी तो पहले ये ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि आप तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। अच्छा, वो तब जो है ना हमें बहुत ही एकेडमिक्स और इस चीज़ से रिलेटेड हमें चीज़ें बता रहे होते हैं कि आपके पास केसेस आएंगे तो आपने कौन सा लॉ यूज़ करना है, आपने जो है वो डिसीजंस कैसे लेने हैं, आपने ज़मीनों के मसले किस तरह हल कराने हैं, तो वो सारी लीगल चीज़ें हमें लीगल बैकिंग सब जा रहे होते थे। मैं यूनिवर्सिटीज़ में, जिस तरह मैं कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो वहाँ पे मैक्सिमम थ्योरी पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लैब जो होती हैं वो यही होता है कि अगर स्टूडेंट खुद ही उस चीज़ की विल पावर दिखाए तो वो चीज़ होगी। इसी तरह ये आपकी भी फील्ड में है कि आपको ज़्यादातर थ्योरीज पढ़ाई जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, ये सारी चीज़ें हों, लेकिन प्रैक्टिकल वाली साइड में ना आपको फिर जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। बिल्कुल, वो कहता है ना कि अब जब तक आपके अपने हाथ नहीं चलते तब तक आपको नहीं समझ आती कि क्या तकलीफ होती है। तो वही चीज़ है, आपको वही, आपकी बात ठीक है कि आपकी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स और लीगल आपको बैकिंग सारी बता दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताते कि जब आप जाएंगे तो ऊपर भी नीचे भी आपके सारे मेल हैं, तो उनमें आपने जो है अपना मार्क कैसे बनाना है। बट आई लर्न इट थ्रू टाइम कि कुछ चीज़ें जो है वो एग्रेसिवली होती हैं, कुछ चीज़ें पेशेंटली होती हैं, कुछ चीज़ें आप जो है वो आराम से बात करके अगर काम निकलवा सकते हो तो उधर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। बीइंग कंदील, तो आप एग्रेसिव एटीट्यूड है आपका मतलब अभी, या आप वही वाली बात है क्योंकि आप फीमेल है तो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन वाली साइड में आप चली जाती हैं? डिपेंड्स, एक्चुअली डिपेंड्स, मोस्टली आई स्पीक द वे आई एम। मैनिपुलेशन भी बहुत होती है ना, बेशक वो आपके स्टाफ के थ्रू हो या बेशक आपका वो जो लोग आपके पास आते हैं अपने मसले मसाइल लेके। ख़ास तौर में आपका ये भी है कि आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल्स आके थोड़ा बहुत वो जो नहीं होता कि आप थोड़ा बहुत इमोशनल और वो वाली चीज़ें करती हैं, तो आप उस चीज़ से अभी तो ऑब्वियस ही बात है, आप एक्सपीरियंस्ड होंगी तो आपको पता होता है कि यार ये सारी चीज़ें क्या है। तो अभी स्टिल मैनिपुलेशन की कितनी चीज़ें हैं? अभी असल में शुरू में मुझे बहुत होता था, वो हमारे पास कोर्ट केसेस, जैसे हमारी रेवेन्यू कोर्ट लगती है, उसमें AC इज़ द जज और आप रेवेन्यू के मसले हल कर रहे होते हैं। लोगों के दो पार्टीज़ हैं, बैठी हैं, किसी चीज़ पे लड़ गई हैं और उन्होंने अपील डाल दी है AC के पास, तो आप यू आर द जज एंड यू हैव टू डिसाइड। उसमें जो होता है ना वो औरत रो रही है और आपको बिल्कुल वो उसके यू हैव ऑल द सिंपैथीज विद हर कि बहुत ही जुल्म हुआ है। एंड देन द मोमेंट शी यूज टू गो एंड आई यूज टू रियलाइज कि यार पता नहीं, हो सकता है ठीक है। एंड देन माई स्टाफ यूज टू टेल मी झूठ बोल रही इसी ने कब्जा किया है या कुछ, तो फिर आपको होता था कि ये तो इस तरह तो नहीं मैं चल सकती अगर मैं उनकी बातों में आ गई। तो शुरू में मुझे थोड़ा सा उनकी चीज़ों पे हो जाता था कि यकीन भी आ जाता था। अब जो है ना समझ आ जाता है कि हाँ ठीक है, अगर रो भी रही है तो भी झूठ बोल रही है, मुझे वो अब अंदाज़ा हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़ा सा ये मसला भी है ना, जो आपका नीचे वाला स्टाफ होगा वो पहले ही जाके बता देता था कि मैडम कैसी हैं, तो आप उसी लिहाज से बात करें फिर। That's true. ठीक है, ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन मोस्टली आई स्पीक इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई am able to get my work done through this tone. लेकिन हाँ, जहाँ पे aggressive होने की ज़रूरत होती है, मतलब टारगेट्स दिए पूरे नहीं हुए, तो फिर there are days when the staff gets to listen a lot, but those days are rare. क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं आराम से ये काम करवा सकती हूँ तो ठीक है, तो जो aggressive वाली साइड है वो मैं उन to keep them for the bad days, कि जब मुझे I really want the work done immediately और मुझ पे भी प्रेशर है और कोई नहीं कर रहा या कोई टाल मटोल कर रहा है, तो एग्रेसिवनेस ना वो तब के लिए रखूँ ताकि इन पे असर भी हो। बिफोर CSS, मतलब मैं कंदील को CSS से पहले थोड़ा सा लेके जाता हूँ। तो CSS से पहले, जैसा आपने मुझे बताया कि आपने BS किया है, आपने MBA भी शायद किया हुआ है, तो उसकी स्टोरी क्या थी कि मतलब आपने वो चीज़ की तो क्या आप उसके बाद जॉब नहीं करना चाहती थी, या आपको किसी ने आपका पहले से ही माइंडसेट बना हुआ था कि आपने CSS करके मतलब आपने गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना है? अच्छा, मैंने O लेवल्स की, फिर O लेवल्स किया, A लेवल्स किया, तो मेरे फादर ने यही कहा था कि बैचलर्स कर लो, कोई भी बैचलर्स कर लो अपनी मर्जी का, लेकिन उसके बाद CSS देना।
अच्छा, तब आप ना बहुत पैशनेट होते हो कि नहीं मैंने तो ये करना है, मैंने तो वो करना है। आप अपने वो उसमें फ्लो में जा रहे होते हो कि आपने अपनी ड्रीम्स को परस्यू करना है। तो मैंने बैचलर्स किया एक्चुअल साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में, विच इज़ अ वेरी टफ फील्ड, विच इज़ अ फील्ड विच वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट। तो वो पूरी न्यूमेरिकल्स और इस तरह से रिलेटेड फील्ड है, और आपने जो है बहुत ही दिमाग खपा के उसको क्लियर करना होता है। मैंने वो किया, और उसके साथ साथ मैंने जो है सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज यूएसए की, वहाँ के मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए। अच्छा, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स उससे क्लियर किए, और उसके बाद जो है मेरी शादी हो गई। तब तक ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हुई थी, और एमबीए का भी 1 साल हो गया था मेरा। एक ही सेमेस्टर बाकी रहता था, तो आई गॉट मैरिड एंड द हाउस दैट आई वेंट इनटू, वहाँ पे उससे पहले मतलब अब्बू की भी थी ख्वाहिश कि मैं सीएसएस करूँ, और जब शादी करके गई तो मेरे फादर इन लॉ की भी थी कि नहीं नहीं आप सीएसएस करो करो करो। तो फैमिली सपोर्ट था, मतलब हर तरह से, मतलब आप करें इस चीज़। हाँ, और आई थिंक मेरे अपने ड्रीम से ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग व्हिच मेक्स माय फादर प्राउड। तो आई थिंक मोस्टली मैं उन्हीं की वजह से मैंने ये किया है, वरना शायद मैं ना करती, बट अगर उनकी ज़िद और उनकी ख्वाहिश ना होती तो मैं ना करती। बट आई रियलाइज दैट थ्रू आउट द प्रोसेस ही हैड बीन सो नाइस टू मी, ही हैड बीन सो सपोर्टिव इन एवरीथिंग। इनफैक्ट मुझे ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन जो है हमें जाना पड़ा था, हमें ऑफ़र हुई थी कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में 1 सेमेस्टर के लिए जो है टर्की की यूनिवर्सिटी में। तो द एंटायर फैमिली वाज अगेंस्ट इट, जो दूर दराज के नहीं कैसे भेजेंगे एंड ऑल दैट, बट माय फादर सपोर्टेड मी, ही सेंट मी। तो आई रियलाइज दैट उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगेंस्ट ऑड्स जाके की हैं। तो अगर एक चीज़ उनकी ख्वाहिश है कि मैं एक एग्ज़ाम दे दूँ, तो इफ़ ही थिंक्स दैट आई विल डू इट, तो मैं करके देख लेती हूँ, और कितना ही मुश्किल होगा, एक एग्ज़ाम ही तो है। बट मैंने मेनली जो है ना, आई जस्ट डिड इट बिकॉज ऑफ हिज विश, बिकॉज ही वांटेड। इसकी आपने कहीं से प्रेपरेशन की थी या खुद से ही पढ़ा था, खुद से कहीं से गाइडेंस ली थी? तो इसका आपने क्या प्रोसीजर, लाइक कितने मंथ्स लगते हैं प्रेपरेशन को, और आपने कितनी की? अच्छा, डिपेंड करता है कि कितने मंथ्स। अब मैंने जो की थी ना, वो मैंने 4 महीनों में तैयारी करके दी थी, और 5th मंथ में जो है वो एग्ज़ाम था। उसमें ये होता है बेसिकली, एकेडमी ज्वाइन करना बेहतर इसलिए होता है क्योंकि आप जो है अपनी आंसर्स वगैरह चेक करा सकते हो, और आप जो है ना गाइडेंस ले सकते हो कि मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ या मैं प्रेसी लिख रहा हूँ तो वो ठीक लिखी है मैंने कि नहीं लिखी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ गाइड और अ मेंटोर अराउंड यू, ताकि अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। मैंने हैदराबाद से पढ़ा है, ग्रेजुएशन वगैरह तो मैंने कराची से की थी, लेकिन सीएसएस के लिए मैंने हैदराबाद से पढ़ा है, तो वहीं पे एक एकेडमी मैंने वो ज्वाइन की थी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो ये अकेडमीज़ का जो कल्चर है सीएसएस के, तो अभी आप रावलपिंडी में भी ये तो हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी अकेडमीज़ देखी होंगी, विद टाइम तो बहुत ज़्यादा बन गई हैं अब तो कितनी लेजिट हैं ये? मतलब आप क्या रेकमेंड करेंगी कि अगर कोई जिसने इस चीज़ की तैयारी करनी है वो जाए, और क्या चीज़ देखनी चाहिए कहते हैं अकेडमीज़ में? कुछ बहुत रिनाउंड अकेडमीज़ हैं, मैं उन्हीं को आई थिंक ट्रस्ट करूँगी यहाँ पे, और कुछ तो बहुत ही नई नई आ गई हैं, और आई थिंक अभी आप निकले तो हर कोने में, हर गली में एक अकेडमी सीएसएस की निकल आती है। लेकिन ये कि इट्स अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो कि सीएसएस करना चाहते हैं, कि इस तरह की अकेडमीज़ पे फ़िलहाल ना रिलाई करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगला जो पढ़ाने वाला है उसका अपना सक्सेस रेट कितना है। हो सकता है उसने कोई कुछ तैयार भी ना किया हुआ, और उसने किसी और चीज़ में डिग्री वगैरह की हुई हो, और आप उसकी बातों पे चले जाएं, बिकॉज आपको गाइड सही से वही कर सकता है हु हैज़ बिन थ्रू द एंटायर प्रोसेस। तो अगर वो किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उसकी बातें ना सुने। तो जो बहुत सारी जो छोटी छोटी अकेडमीज़ है ना, उन सबको साइट पे करके जो रिनाउंड है उनको आप ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे और वेल नोन सीएसपीज़ भी जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये सिर्फ आप ये कह रही हैं कि जो थियोरेटिकल तक ही महदूद होती है एकेडमी, या आपको कुछ कहते हैं इंटरव्यूज़ के लिए भी हेल्प करते हैं? क्योंकि मेन बाद में भी एक पार्ट आता है कि आप जैसे ही थ्योरी क्लियर करते हैं तो उसके बाद फिर कहते हैं इंटरव्यूज़ के लिए भी हेल्प होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल करता है। एकेडमीज़ अगर आपने ज्वाइन की है तो फिर यू कैन ज्वाइन इट अगेन फॉर द इंटरव्यूज़ प्रोसेस। तो इंटरव्यूज़ में आपको नहीं पकड़ लेते कि ये जो माइंड सोच के आया है कहीं से चीज़ें, ये तो कहीं से इसने या तो सुनी है? क्योंकि
अगर एक बंदा कहते हैं एकेडमी से होके आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें बड़ी कॉमन होंगी जब वो इंटरव्यू में पकड़ लेते हैं, अच्छा ये स्टोरी तो मैंने कहीं पे पहले भी सुनी है, जो ये मुझे बयान करने लगा है। तो अच्छा, वो आपका प्रॉपर ना ये फीड नहीं कर रहे होते कि आपने ये बोलना है। एक तो आप जो इंटरव्यू में होता है ना, आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता है ना, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके पहले तो वो शुरू करते हैं कि अच्छा टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो उसी में से आपने जो उनको बताया ना, उसी में से वो 4 सवाल और निकाल लेते हैं। और फिर अगर ये एक तो क्वेश्चन फॉर श्योर होता है ना कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, उससे वो काफ़ी जो है ना वो जज कर लेते हैं कि इसने कितना अकेडमी से पढ़ा हुआ है, कितना खुद से। तो उसको ना यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सारी चीज़ वही नहीं बता रही जो उन्होंने अकेडमीज वालों ने आपको रटी रटाई सुनाई है, इम्प्रोवाइज़ करके बतानी होती है। तो आपने जो भी चीज़ उनको बतानी है, दैट हैज़ टू बी वेरी जेन्युइन एंड दैट हैज़ टू बी वेरी रियलिस्टिक। तो ये तो बड़े वो आके लोग कहते हैं कि नहीं, हम वी आर हेयर टू सर्व द पीपल एंड एवरीथिंग। तो वो ये 2-4 ऐसे अल्फाज होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी सुने हुए होते हैं और उन्होंने बहुत दफ़ा सुने हैं और हर साल सुने हुए होते हैं। तो उनको पता होता है कि ये जो है ना, ये रटी रटाई चीज़ है, तो उससे आपके मार्क्स काफ़ी इफेक्ट होता है। बहुत सारा थोड़ा सा जो स्टूडेंट जो आते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक वो इंजीनियर्स बन जाते हैं, फिर उनका दिल करता है कि वो CSS करें। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट हमेशा सही, ऑब्वियसली बात है, साइंस के सब्जेक्ट चूज़ करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम पे देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट आपका हमेशा टफ रहता है। तो आपके नज़र में कौन सा है? वैसे तो इंग्लिश के ऊपर कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है कि लोग अक्सर ही इसमें फेल हो जाते हैं। तो आपकी नज़र में कौन सा सबसे टफ है, और आप जो वो टफ है तो आपने किस तरह से उसको टैकल किया है? और जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जब आपकी कोई एक चीज़ रह गई होगी, और जो चीज़ इंग्लिश की ऊपर है, तो आप क्या गाइड करेंगे लोगों के, भाई आप इस चीज़ को किस तरीके से सीखें या किस तरीके से आपने इम्प्रोवाइज़ करना है? टफ एग्ज़ाम तो सबके लिए आई थिंक अलग अलग ही होंगे, लेकिन ये कि आप पहली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि कुछ सब्जेक्ट्स कुछ सालों में बेहतर स्कोरिंग होते हैं और कुछ सालों में उनका स्कोर ख़राब आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 में जब मैंने दिया था तो हिस्ट्री ऑफ USA में तकरीबन सबके बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन अगले ही साल जिन्होंने ये सोच के लिया था कि पिछले साल अच्छे नंबर आए तो इस साल भी अच्छे आएंगे, तो वो उस साल वो सब्जेक्ट हिट हुआ था और उसमें लोगों के बहुत बुरे नंबर थे। तो ये स्कोर ट्रेंड का ना ये चलता है कि कुछ ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ नहीं होते। ये अगर एक साइंस ही है, बस आपने अगर किसी तरह क्रैक कर ली तो कर ली, वरना फिर लक पे आप चले जाओ। अच्छा, आप उन लोगों को क्या कहती हैं जो नहीं, जब हम मैट्रिक FSC में होते थे तो गाइड बुक्स होती थी कि आप ये गाइड बुक से पढ़ लें, तो एक वो जो नहीं होते स्टूडेंट होते थे, मुझे पता चल गया बोर्ड में क्या आना है, मुझे पता चल गया वो जो नहीं कि जो डॉट्स जोड़ने वाले होते हैं, तो क्या CSS की एग्जाम में कोई डॉट्स हैं कि आप पहले से इस चीज़ को कर लें तो गुड सीन है आपका? ये सारी मिथ्स होती अच्छा, हैं। myths हैं। सारी मिथ्स होती हैं। इनफैक्ट हर एग्ज़ाम के बाद, स्पेशली जो ऐसे के एग्ज़ाम होता है ना, उसके बाद आप देखिएगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके उसी दिन शाम को जो है ना, कोई 10 से एक ही शहर के कोई जो है ना, कोई 10 से 20 लोग होंगे जो कि बोलेंगे, देखा, या टीचर्स जो होंगे जो पढ़ाते हैं अकेडमीज़ में या इंडिविजुअली, कि हमने जो है ना इस 10 ऐसे के टॉपिक्स में से 5 से 6 जो है हमने अपने पेपर में दिए हुए थे और हमें जो है ना लगा था कि एक्सपेक्टेड इसी में से टॉपिक्स आएंगे। तो ये ना चीज़ें बस बना के और वो दिखा रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हर साल रिपीट होती हैं, जैसे कि एक कोई एजुकेशन पे से रिलेटेड आपका टॉपिक आ सकता है, ऐसे का एक कोई जो है वो करंट अफेयर्स से जो आजकल चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, कुछ पाकिस्तान की पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो वो कुछ बेसिक से मेन जो है ना हेडलाइंस या टॉपिक्स हैं, उसके अंडर पर कुछ भी आ सकता है, जेंडर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कहते हैं ना कि नहीं हम आपको बता देंगे कि क्या आएगा, वो सारी वो गलत चीज़ें होती हैं, तो उन बातों में ना आ जाए। और आपने जो सवाल पूछा था कि सबसे मुश्किल एग्ज़ाम, हाँ, ऐसे का थोड़ा सा होता है, ऐसे इज़ ट्रिकियर टू हैंडल, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रह गया था वो था इंग्लिश प्रेसी का। हाँ, उसमें ना प्रेसी लिखने के भी टेक्निक्स होती है कि आपको किस तरह लिखनी है। तो वो चीज़ें जो है ना, आपको कोई प्रॉपर बंदा जिसने क्लियर किया हुआ है या जिसको एग्जामिनर का माइंड सेट पता होता है और जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है ना, उसी से ज़रूर पढ़ें। बाकी हर फ़ौरन जो भी है आपको ना उल्टी सीधी मशवरे देता है ना, उनकी बातों पे ना जाए। अच्छा, फॉर मी आई थिंक अगर आपको पढ़ाना है तो यू
are not always supposed to teach others for the sake of money. मेरा like individually अगर मैं अपनी बात करूँ तो I like to teach. So even before joining the service I used to teach. तो मुझे पढ़ाना पसंद है, तो इंस्टेड कि मैं जो है इंडिविजुअली कोई एकेडमी खोल के और उसमें बैठ जाऊँ और मैं वहाँ पे जो है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो अभी नई एकेडमीज़ बनती है या खुलती हैं वो वही उनका बिजनेस माइंडसेट होता है कि हम पैसे कमाएंगे, तो दे डोंट रियली केयर इफ़ द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग द एकेडमी विल क्लियर द एग्जाम और नॉट, या उनकी तैयारी है अच्छे से नहीं है, वो बस वो सेट माइंडसेट से होते हैं कि वो आएंगे तो पैसे देंगे। तो इंस्टेड कि आप वो चीज़ करो, आप फ्री में कुछ चीज़ें उनको बता। आपके पास ऑफिस में भी कई लोग आते होंगे यूथ वगैरह के आप हमें गाइड करें कि हम किस तरीके से CSS करें, ये तो मतलब आपकी तरफ काफ़ी कॉमन एक चीज़ होगी। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, मतलब आपको गाइड किया जाता है कि आपको CSS क्यों करना चाहिए, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि CSS किन लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब जो CSS के लिए नहीं बने हैं लेकिन वो फिर भी उस चीज़ के बाद बार बार अच्छा, एक तो आपको खुद भी पता होता है कि आप नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारी इतनी वो नहीं है, क्योंकि है तो एक एग्ज़ाम जो कि मेरिट के बेस पे आपने क्लियर करना है या क्वालिफाई करना है, तो वो लोग जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा या जिनको पता है कि उनकी स्पेशली अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, या तो आप उस पर इतना आपने एफर्ट पुट इन किया हुआ हो कि वो उस लेवल की हो गई हो कि एग्जामिनर आपको चेक करके और वो जो है क्लियर कर सकता है। लेकिन जो आप लिखने में भी आपकी बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो वो तो शुरू के 10 सेंटेंसेस पढ़ के ही और उसको होगा कि आगे सारी गलत अंग्रेज़ी लिखी हुई है, तो उसमें तो आपने कंफर्म फेल होना है। तो बेसिक ये होता है कि आपके इंग्लिश जो लिख रहे हो ना, स्पोकन पे बाद में आ जाएंगे, वो जब इंटरव्यू होगा तो चलो देख लेंगे, पहले रिटन तो क्लियर करो ना, पहले अपनी वो सारी जो होते हैं ना उनको बेसिक्स इंग्लिश के वही नहीं पता होते कि मुझे फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, तो मुझे कॉमा का सेमी कॉलन का आएगा, या उनके टर्म जो सारी वर्ब्स गलत यूज़ किए हुए होंगे, टेंसेस गलत यूज़ किए हुए होंगे, टर्मिनोलॉजीज गलत डाली हुई होंगी, कहना कुछ चाह रहे होंगे जा किसी और डायरेक्शन में रही होगी, हो रहा होगा इनका सेंटेंस, तो वो चीज़ अवॉइड करें। इंग्लिश अगर आपकी इतनी अच्छी नहीं है तो या तो कोशिश करेंगे अच्छी हो जाए, या तो फिर क्योंकि बेसिक 12 एग्ज़ाम है, 12 के 12 एग्ज़ाम अंग्रेज़ी में है, तो आपकी अगर अंग्रेज़ी उस लेवल की नहीं है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए क्लियर करना। अच्छा, एज पर आई थिंक कि एक फ्लॉ जो मुझे नज़र आता है, जिस तरह मैंने आपको इसी जो आपका जवाब है इससे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं फॉर द CSS एग्ज़ाम, तो लाखों स्टूडेंट जाके अपीयर होते हैं, मतलब फर्स्ट एक जो है ना गोल यही है कि आप बस फेल लोगे तो मतलब आप साइड में होगे। तो आपको नहीं लगता कि जो CSS कंडक्ट करवा रहे हैं उनको एक प्री एंट्री एग्ज़ाम डालना चाहिए कि कौन इन लाखों में से 10,000 हैं, 5,000 हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो पहले वो प्री एंट्री टेस्ट तो पास करें, उसके बाद फिर आपका रिफाइनिंग प्रोसेस ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ ना इन्होंने सोची FPSC वालों ने 2 साल पहले तक जो है ना, मतलब 2 years बैक ये चीज़ नहीं होती थी और सारे एग्ज़ाम्स दे रहे होते थे और उसमें से कोई 1 या 2% मैक्सिमम पासिंग रेशो होता है, इसका पासिंग परसेंटेज होती है। अब इन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है ना उसका वो कर दिया है, MPT उसको कहते हैं, उसको जो है वो जो क्लियर करता है वो आगे एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई होता है। उसमें भी इन्होंने जो है पहला साल थोड़ा सा लीनियंट रखा था, उसके बाद जो दूसरा साल था उसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर दिया था और उसमें जो है क्वेश्चंस भी थोड़े से अच्छी स्केल रखे थे स्टैंडर्ड के, और उसमें काफ़ी जो है वो और फिल्टर होके आ गए। तो आई थिंक विथ टाइम ये चीज़ अडॉप्ट हो जाएगी कि क्योंकि 2 साल से तो ये होती हुई आ रही है और आगे भी ये चीज़ हो जाएगी कि पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो है वो प्रॉपर आप एग्ज़ाम दो, उसमें जो क्लियर होता है उसको फिर अगले लेवल पे देंगे, तो ये फिल्टर आउट हो रही है चीज़ें। ठीक है, अच्छा इससे थोड़ा सा अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थोड़ा सा कहा जाता है कि जिस तरह अगर आप अपने पेरेंट्स से भी ये चीज़ पूछें, मैं भी अगर अपने पेरेंट्स से पूछूं तो वो यही कहते हैं, आज से जो 40-50 साल पहले वाले जो थे ना, ब्यूरोक्रेसी थी और जो CSS ऑफिसर्स होते थे उनका एक अलग ही इंटेलेक्चुअल माइंड होता था, लेकिन जो अब है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, या तो पता नहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, वो पास बहुत, मतलब क्या आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि जो बैक एरा वाली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड थी और वो काम करने वाली थी
पर निस्बतन जो आज है? अच्छा, उसमें देखें, आई थिंक ये बात वैसे सही है कि जो सुनने में आता है, पुराने दौर में तो हम भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन जो हमारे बड़े हमें ये कहते हैं कि तब जो है वो उनका ना सिर्फ रोब और दबदबा भी अलग होता था, लेकिन उनकी जो है वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का तरीका भी अलग हुआ करता था। उसकी वजह ये है कि आई थिंक अब जो है ना काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स आ गए हैं। अब हर चीज़ में जो है ना आप, और एक तो तब जो है वो थोड़ा बहुत इस चीज़ का भी ख्याल किया जाता था कि आपका टेन्योर जो है वो ठीक हो। अब तो टेन्योर की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई 2 महीने है या 4 महीने है। लीनियंट छोड़ दिए बिल्कुल इस चीज़ को। हाँ, कि मतलब अगर ऑनेस्टली अगर कहीं जो है वो कोई ज़्यादा तगड़ा आ जाता है तो उसको लगा देते हैं, फिर कहीं और थोड़ा सा सिफारिश करके कहीं और से आ जाता है तो वो आके बैठ जाता है, वो लग जाता है। तो ये इस चीज़ ने ना थोड़ा सा अफेक्ट कर लिया है कि इन्फ्लुएंस जो है, हाँ, स्टेक होल्डर्स और उनके अपने इन्फ्लुएंस हैं, फिर उनको जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो लोग चाहिए जो उनकी बात मानते हों, जो उनके तरीके से चीज़ें चला रहे हों। तो इस चीज़ से भी ना काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि जो डिज़र्विंग है, जो शायद बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जो कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले सकता है, या जो भी आपकी सर्विस डिलीवरी को एक बहुत ही मेजर बूस्ट दे सकता है, उसको शायद कोई सिफारिश ना हो तो इसलिए उसको कोई पूछता भी नहीं है। तो ये एक फ्लॉ है हमारे सिस्टम का, क्या कर सकते हैं। तो ये जो सिफारिश कल्चर जो है, ये दिस इज बेसिकली द रूट ऑफ दीज थिंग्स के मतलब आपका ना विद टाइम इन्फ्लुएंस CSS ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, बाकी कुछ FIA जितने भी मतलब जितने भी हमारे कहते हैं इदारे वगैरह जो हैं, ये सब इस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, आप ये चीज़ बताएं कि जो CSS ऑफिसर्स पाकिस्तान में हैं और इंडिया में टर्म होती है IAS ऑफिसर्स, तो मैं सिर्फ वो पुरानी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ इतनी है नहीं अभी। तो करंटली इन दोनों में मतलब कौन ज़्यादा साउंड है आपके ख़्याल से इंटेलेक्चुअली, जब आप उनकी भी चीज़ें अगर आप देखें तो किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कौन ज़्यादा लायक है, कौन ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर काम शाम कर सकता है? आई थिंक दोनों ही, ऐसा नहीं है कि वो बेहतर हो या हम बेहतर हो। इंडिविजुअली अपनी अपनी कैपेसिटी में जो जितना कर सकता है वो कर रहा होता है। फिर बेशक वो कमिश्नर्स हो या डेप्यूटी कमिश्नर्स हो या असिस्टेंट कमिश्नर्स हो, इवन वहाँ के भी जो हैं उनके भी काफ़ी सारे पेजेस को मैं फॉलो करती हूँ, तो वो सारी तकरीबन वही चीज़ें होती हैं जो यहाँ वाले कर रहे होते, सिमिलर थिंग्स है, सारी सिमिलर हो रही होती है, बस वो अपने अपने जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें शायद थोड़ी सी उसको अमेंडमेंट कर रही होती है। ब्यूरोक्रेसी उनकी थोड़ी ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहती हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा बहुत इशू शायद आ जाता है। हाँ, अच्छा, लेकिन ये सिमिलर कंस्ट्रेंट्स जो है ना वहाँ पे भी है, ठीक है, क्योंकि मोर और लेस हमारी एक ही तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ वहाँ पे भी है। लेकिन ये है कि जो हेड बैठा होता है ना, वो अपने जहाँ पे बैठा है, तहसील का जिम्मेदार या डिस्ट्रिक्ट का या डिवीज़न का, उसके हिसाब से जो है ना वो अमेंड करके अपनी चीज़ों को और उस हिसाब से चला रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड सबके परफॉर्मेंस भी वैसे हो रही होती है और उनके इनिशिएटिव्स भी वैसे लिए जा रहे होते हैं, तो मोर और लेस एक ही जैसे होता है। आई वुडंट से कि वो बहुत बेहतर है या हम बहुत बेहतर हैं, एक ही जैसे। एक नॉर्मल पर्सन पाकिस्तान में, एक नॉर्मल शहरी का एक मतलब कहना थोड़ा इस तरीके से होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती है, इसलिए पाकिस्तान में काम नहीं हो रहे। तो इसमें कितना सच मतलब कितना ट्रूथ है इस चीज़ में कि ये वाकई एक मिथ है या जस्ट बात ही है सिर्फ? ऑनेस्टली अगर आप बाहर से देखो ना तो आप लोगों को लगेगा कि शायद ब्यूरोक्रेसी कुछ भी नहीं करी, बट आस्क पीपल लाइक अस हु गेट टू गो होम एट 8 in the evening, 9 in the evening, सुबह से 9 बजे से दफ्तर होते हैं, सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, उसके बाद जब दफ्तर जाते हैं तो वापस आने का कोई एक मुख्तसर सा कोई टाइम नहीं होता कि हम बस मखसूस यही टाइम है, इस टाइम पे हम आ जाएंगे, और ना ही हमारी कोई इस तरह की कमिटमेंट्स हम कर सकते हैं कि हमने डिनर पे अगर फैमिली को लेके जाना है, बट समथिंग वेरी अर्जेंट केम अप तो हमें उधर भी जाना है। तो आस्क हुआ इन द सर्विस के वी ट्राई अ लॉट कि ना सिर्फ हम अपनी जॉब के साथ जस्टिस करें, लेकिन हम लोगों के भी मसाइल टाइमली हल करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आई रिमेंबर अ डे व्हेन आई वाज AC हैदराबाद, तो कोई आग लगी थी, तो मुझे 12 बजे के करीब जाना पड़ा था और मैं 2-2:30 के या इस तरह 1-1:30 के 2 बजे वापस आई थी। तो देयर आर डेज व्हेन वी हैव स्लीपलेस नाइट्स, और हमें पता होता है कि सुबह फिर से 8 बजे से हमें ऑटो पे चल के और सारा जाना होगा
तो हमसे पूछे कि हम कितना एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं, तो बाहर वाले लोगों को शायद लग रहा होता है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे और शायद एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं और इनके पास तो सारी लग्जरीज हैं। लेकिन हमसे पूछे कि हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। इस चीज़ में मेरा मेन क्वेश्चन इस चीज़ में आना था कि जिस तरह आपने बताया कि आप क्योंकि मदर भी हैं, आपको घर भी देखना होता है, आपको जॉब भी देखना होता है, तो वर्क लाइफ किस तरह बैलेंस होता है आपका? कि जिस तरह आपने बताया कि मैं 12 बजे भी जो जॉब पे होती हूँ और फिर आपको घर को भी देखना होता है, जैसे आपने बताया आपकी बेटी है छोटी जो है। हाँ, अच्छा उसमें ये होता है कि आई रियलाइज्ड अ फ्यू मंथ्स बैक कि मैं वर्क के बिकॉज ऑफ द वर्क टेंशंस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट आई वाज गेटिंग इन एंड बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन, और आप पे इतना सारा प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसका मैं जो है ना देख रही थी कि उसके स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा था इन हाउ आई behaved with my kids. I have 3 kids, mashallah se. So the way I was behaving with them, the way I was getting angry, the way I was, getting rude to them, and I wasn't available to them when they wanted to tell me something. So that just hit me one day कि I scolded my daughter really bad. She's the eldest और मैंने उसको बहुत डांटा था for a very minor mistake that she had done. तो फिर मैंने realize किया कि the work will not go anywhere. The work will be there. And these seats are so replaceable that, today we are here, tomorrow someone else is going to replace us. And the people here will not even remember that we were here. तो उसकी वजह से, and because of the pressure and because of all the tensions that I'm going through, उसकी वजह से मैं अपनी family life को क्यों affect कर रही हूँ? And why am I creating a bad image for my daughter कि अगर मेरी माँ सारा दिन बाहर जाती है और वापस आके फिर डांटती है तो she wouldn't want me to come back at all. जो तो चाहेगी कि बाहर ही हो, अगर वापस आके इसने सिर्फ डांटना ही है तो फिर उधर ही रहे. तो फिर that is when I began mending my ways कि मैं दोनों चीज़ें मिला के चलूँ. और मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे, और आई थिंक मैंने जल्दी अपने स्टेज में, पूरी करियर के स्टेज में रियलाइज़ कर लिया है कि काम की टेंशन को मैं फिर घर नहीं लेके जाती, कर लेंगे दूसरे दिन कर लेंगे. अच्छा, इसमें ये है कि जिस तरह आप जो हैं मतलब बिफोर CSS और आफ्टर जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए तो एक लीडरशिप क्वालिटी एक ऑटोमेटिकली शायद डेवलप होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है ये इन सब चीज़ें. तो आप डेली कितना अपने आप को मोटिवेट करती हैं इस चीज़ पर कि नाउ आई एम द लीडर हेयर इन द रावलपिंडी कैंट के आप तो असिस्टेंट कमिश्नर है इधर, सो डेली आपको वो फीलिंग्स नहीं होती कि यस अच्छा आपको होती है, ये काफ़ी आपको फील होता है, स्पेशली जब आपको जो आपने काम किया उसका भी क्रेडिट मिलता है और जो आपने काम कोई गलती हो गई उसका भी आपको आप पे बर्डन आ रहा होता है. तो फिर आपको होता है कि नहीं, आई एम द बॉस है. तो फॉर एवरीथिंग गुड दैट हैपन्स इन द तहसील एंड फॉर एवरीथिंग बैड, फॉर एग्जांपल डेंगू के 4 केसेस आ गए, उसकी रिस्पॉन्सिबल एसी होगी. तो बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं. तो आपको फिर तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा नहीं, आप बॉस हो तो यू हैव टू बी द लीडर. देन एवरी डे आई डू हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ फॉर द जॉब कि नहीं, ये सारी चीज़ें वरना अगर मैंने नहीं देखी, अगर मैं नहीं गई टाइम से और अगर मैंने नहीं इसको कंट्रोल किया तो ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर आएंगी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. और आई थिंक हम जो नौकरी है ना वो इज़्ज़त के लिए करता है. तो व्हेन there are people who tell you that you have done a good job, and when there are people who tell you that you have you've solved a problem that they had been facing from months, or when you have solved a thing that they really were desperate for, या आपने उनका ज़मीन का मसला हल कर दिया, या आपने उनको कोई छोटी सी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया है जो कि शायद उनको इस दफ्तर से उस दफ्तर जा के और उनको नहीं समझ आई थी क्या करना है, या उनको तरीका कोई नहीं बता रहा था. क्योंकि ये हमारा कल्चर है, अपने ऊपर कोई काम नहीं लेता और फिर दूसरे दफातर भेज देंगे कि आप उधर से ले आएँ, उधर से ये ले आएँ, उधर से ये लेटर ले आएँ. तो जो लोग बेचारे फिर रहे होते हैं ना वो बहुत डेस्परेट होते हैं कि हमें कोई भी मदद के लिए हाथ सिर्फ आगे बढ़ाते हैं और हमें गाइड कर देंगे हमें करना क्या है, क्योंकि आपको कोई बता भी नहीं रहा होता ना कि आपने सही तरीका अपनाना कैसे. तो वो जब उनके आप ऐसे लोग के आप हेल्प करो ना,
तो आपको जो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपका अपना होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो आपका जो इनर पीस है ना, वो उसी चीज़ से आता है कि जब आपको लग रहा हो कि आपने जो है वो लोगों के लिए काम किया है, तो दैट इज़ व्हेन यू नो गेट अ पुश कि आप लीडर हो, तो आपने ही ये चीज़ करनी है। वरना तो आपका स्टाफ भी ऐसा होता है कि दे वुडंट रियली केयर, अगर लोग 10वां चक्कर लगाएं तो लगाएं, तो आपने ही उनको जो है वो चलाना है। तो ना सिर्फ दफ्तर को, बट पूरे अपने तहसील को चलाना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी तहसील के लोगों को जितने मसाइल हल कर सकते हैं आप एक दिन में, उतने एटलीस्ट करके तो जाएं। तो वो चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है मुझे। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अब आगे अगर इस चीज़ को देखें, जिस तरह आपने बताया कि आप किस तरीके से अपने आप को डेली रूटीन में सेट करती हैं, तो जितना टाइम अभी आप असिस्टेंट कमिश्नर रही हैं, तो सबसे बड़ी आप वो ये चीज़ होती है कि हाँ, ये चीज़ ना मेरी सबसे बड़ी चीज़, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी की है, या कोई मैंने केस सॉल्व किया, ऐसा केस सॉल्व किया कि मुझे शाबाशी भी शायद आपको बहुत ज़्यादा मिली हो उसमें, तो वो ऐसी क्या चीज़ है? मतलब कोई इस तरह का वाक़या है कोई? जब मैं इसी हैदराबाद थी तो मैंने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई थी। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ मेकिंग इट, बिकॉज़ वो पहली, वहाँ पे मेरी तहसील में पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी। और एट द सेम टाइम कुछ मंथ्स के डिफरेंस से जो है मैंने एक पब्लिक पार्क भी बनवाया था, तो वो भी पहला पब्लिक पार्क था वहाँ का। तो एक तो ये, और दूसरा एक केस मैं आपको बताती हूँ कि भाई, मैं एसी चकवाल थी, तो वो भाई थे सारे और अपनी बहन को शेयर नहीं देना चाह रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि उनकी बहन जो थी वो शी गॉट मैरिड बाय हर ओन चॉइस, तो वो उसको हिस्सा नहीं देना चाह रहे थे। एंड दे मेड श्योर थ्रू एवरी पॉसिबल वे कि उसको हम ना दें। उसके अच्छा, उसने जिससे शादी की थी ये थोड़े से वेल ऑफ थे, वो ज़्यादा जो है वो इतने अमीर नहीं थे, तो ये उसके घर पुलिस भेज देना, उनको जो है वो कभी पूरा पूरा दिन बुला के जो है वो इधर से उधर थाना, इधर से उधर ख्वार करते रहना। और कभी उनको जो है सीधा बोलना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपए की ज़मीन है तो उनको बोलना कि 20 रुपए ले लो और चुप करके बैठ जाओ। तो उनको बड़ा परेशान किया। तो वो जो औरत आई थी और वो अपने शौहर के साथ आई, और उसने मुझे जो है, आई रिमेंबर, वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी और उसके बच्चे जो है पीछे मेरे ऑफिस में पीछे ही बैठे हुए थे सोफास पे। तो वो मैं देख रही थी कि वो बेचारे इतने वेल ऑफ भी नहीं थे, लेकिन वो इतने, क्योंकि स्कूल से वो डायरेक्ट मेरे दफ्तर आए थे, तो वो इतने भूख में थे बेचारे कि उनको जो मैंने वो चाय और बिस्किट्स रखे थे तो वो सारे बिस्किट्स भी खा गए। फिर मैंने उनको कहा उन बच्चों को बेचारों को कुछ खिलाओ। तो देन आई रियलाइज्ड कि वो बेचारी तो कोई 2 साल से फिर रही थी और इसी तरह परेशान कर रहे थे उसके भाई, मतलब सगे भाई। और उसकी अपनी वालदा जो है वो भी उसको देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने अपेरेंटली अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो इसलिए। तो वो जो है ना, मैंने मेरी कोर्ट में मैंने अपना केस वो चलाया, और आई मेड श्योर कि जितने मैं अरसे में वहाँ पर हूँ, और मैं उसी अरसे में जो है इनका, क्योंकि वो डेट्स लगती हैं केसेस में, तो आई ट्राइड कि मैं अपने ही टेन्योर में, क्योंकि हमारे टेन्योर के भी कुछ पता नहीं होता, तो मैंने उसके जल्दी जल्दी उस केस की डेट्स वगैरह रख के और उसको फिर मैंने दिलवाया था कि उसको उसका शेयर मिले। रिसेंटली आप काफ़ी न्यूज़ में भी थी, यहाँ पे रावलपिंडी में काफ़ी न्यूज़ में भी आप थी कि आपने KFC सील किया था आई थिंक, और उसके बाद लेयर्स बेकरी भी आपने सील की थी। तो KFC मुझे तो बहुत पसंद है, और नीचे हम देख रहे थे कमेंट्स भी आ रहे थे कि शायद मैम को KFC पसंद नहीं है इसलिए सील कर दिया। तो क्या कितनी ऑथेंटिक ये चीज़ें होती हैं? लाइक आपके कुछ सोर्सेज होते हैं कि आप किस तरह उसको आपकी टीम जाती है, वो क्या सीन था? KFC का क्या सीन था, पहले ही बताएं। अच्छा, हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, वो हमारी टीम का ही हिस्सा है। उन्होंने इत्तेफाकन मुझे कॉल की, और उन्होंने मुझे रात के कोई 11 बजे कॉल की थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मैं KFC में बैठा हूँ, लेकिन KFC के जो फिले है उसमें से एक स्टील वायर सी निकली है, मैं आपको, और उन्होंने कहा मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, और उन्होंने मुझे उस वक्त दिखाया कि ये है। खैर, मैंने उनसे कहा कि मैंने अपने प्राइस मैजिस्ट्रेट को भेजा, और मैंने उनको कहा कि अभी कुछ भी नहीं करो, सिर्फ उनसे कार्ड लेकर आओ, क्योंकि अब रात का टाइम है, ठीक है, उसका बिजनेस चल रहा है, फिलहाल चले। फिर मैं दूसरे दिन इसी उसमें गई थी कि अच्छा, पहले तो वो ऑब्वियसली नहीं हमारा नहीं है, मान नहीं रहे थे, बट इसी चक्कर में कि बिकॉज आपको, जब आप एक तहसील में बैठे हो ना, तो आपको पता होता है कि फूड सेफ्टी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल। तो आपको उस हिसाब से भी करना होता है, क्योंकि देखें, वही KFC आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है, हम सब खाते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट पीपल आर बीइंग फेड, एटलीस्ट वो तो साफ सुथरा हो ना। और जो ब्रांड्स जिनके लिए लोग इतने सारे पैसे दे रहे होते हैं, लेयर्स हो गया या KFC हो गया,
यहाँ से पहले मैंने OPTP भी सील किया। अच्छा अच्छा, मतलब आप ब्रांड्स के बड़े कहते हैं क्लोजली फॉलो करती हैं। OPTP तो उसमें तो वो डेंगू का लार्वा मिला था, अच्छा, तो उस बेसिस पे सील किया था। ये दोनों तो गंदगी की उसमें किए थे, वो तो उसमें डेंगू का लार्वा था, उसमें सील हुआ था। वो तो बंद कर देना चाहिए, ये मतलब वो तो वही बात होगी। सफाई करवाई थी उन्होंने, फिर मैंने खोलवा तो आपको जब मैंने उनको डीसील किया KFC को, बिकॉज दे हैव टू गिव यू इन राइटिंग के अब हम SOPs फॉलो करेंगे, और उनको हम वो चालान देते हैं जो कि वो बैंक में जमा कराते हैं, जो कि गवर्नमेंट के उसमें ख़जाने में जाता है एज अ फाइन के उन्होंने क्यों SOP की वायलेशन की है। तो जब उन्होंने दिया और मैंने उनको जो है डीसील के ऑर्डर्स लिखे, तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक करें अपनी चीज़ें, मेरे बच्चे भी KFC खाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अगर मैं लेयर्स की बात करूँ, मेरा बर्थडे केक आया था लेयर से, और अभी उसका भी शायद कहते हैं आपने सील किया था। अच्छा, और इत्तेफाकन फेज 7 वाला जो सील किया था उसके थोड़ा ही उसके साथ ही जो है ना थोड़े डिस्टेंस पे मेरे टाउन फेज 7 वाला लेयर सील किया था, तो उस वहीं पे जो है ना मेरा घर भी है, तो मैं अपनी बेटी को भी वहीं लेके जाती थी। तो मैंने उनको बताया कि वो ना वहाँ पे तो कॉकरोच था, तो वो रोना शुरू हो गई कि मैं अब कहाँ से खाऊंगी। उसको लगा मैं बंद ही हो जाएगा, अब कभी नहीं खुलेगी। शायद आपको कॉकरोच से डर तो नहीं लगता शायद, इसलिए आपने कहा नहीं इसको तो सील करना चाहिए। कॉकरोच भूत कुछ भी ले आउट नहीं लगता। अच्छा, वो वाली चीज़ सही। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अच्छा इसमें कितना रिस्टोरेशन टाइम होता है? लाइक ऐसा भी होता है कि दोपहर को सील हुआ है, एक कोई ब्रांड हुआ है, कंपनी हुई है, या कोई आप ये कह लें कि फूड पॉइंट हुआ है, जिस तरह नॉर्मली जो है कहते हैं एग्जाम्पल, लेकिन शाम को वो फिर से खुल जाता है, कि क्या कोई वो पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, या क्या चीज़ होती है? हाँ, यही चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं। या तो वो फाइन पे करते हैं, और रिटन में वो जो है वो स्टैम्प पेपर पे दे जाते हैं कि हम अपने SOPs फॉलो करेंगे, और जो कंप्लेन होती है ना उसका अगर फ़ौरन ही रिजॉल्व कर देते हैं ना, उनको हम डीसील करने को ऑर्डर्स दे देते हैं। लेकिन वो डीसील भी खुद नहीं कर सकते, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वो उनको डीसील करके देता है। तो ये आज भी मैंने जो है ना वो भट्ठे नहीं होते जो ब्रिक किन्स होती हैं, उस पर अभी यहाँ पे आने से पहले उसी पे ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि इनकी भी एक जिगजैग टेक्नोलॉजी है, वो आ गई है। तो अब वो फिर वरना धुएं छोड़ता है, तो वो वी आर वेरी स्केयर्ड कि रावलपिंडी का भी हाल लाहौर वाला ना हो जाए इन टर्म्स ऑफ स्मॉग। तो हम उस पर भी क्रैक डाउन कर रहे हैं, तो उस पर भी हमने FIR दी है, उस पर भी अलावन किया। फुल एग्रेसिव चल रही हैं इन सब। अब अच्छा, वैसे और कौन से ब्रांड्स हैं जो आपके ख्याल से, अब आपको तो रिपीटेडली आते होंगे, जिस तरह सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में चलता है, मुझे ये मसला आ गया है, ये मेरे निकल आया, केक में से ये निकल आया, ऑनलाइन वालों ने ये कर दिया है, तो ये तो रिपीटेडली रोज़ की चीज़ें हैं। तो आप क्या हर एक की तरफ कहते हैं क्रैकडाउन करना? नहीं, नॉट रियली। अगर जेन्युइननेस पे जाते हैं वैसे, क्योंकि हमें पता था वो जो आपको अप्रोच करे, या आपकी टीम भी देखती है? नहीं, हमारी टीम भी देखती है। आपकी टीम ही देखती है? फूड सेफ्टी वाले भी देखते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी वालों को ले जाते हैं, उनको भी हम साथ दिखाते हैं, तो हमारी टीम्स भी देखती हैं। सही। अच्छा, थैंक यू सो मच कंदील for sharing your impressive journey and for the valuable guidance regarding CSS। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो भी हमारी ऑडियंस भी देखेगी, और इस चीज़ से ज़रूर कहते हैं चीज़ों। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और it was a pleasure to meet you. Thank you so much for watching this podcast, and stay tuned for the next episodes. Thank you.